गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा कक्षा 12 में टॉपिक बही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत टॉपिक अंशों से रिलेटेड चल रहा है। इस समय अंश के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन चल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन यानी प्रार्थना अधिक्य समझाया था और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज मैं लाया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है। इसके साथ कुछ ना कुछ और ऐड होता है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो अंशों के हरण से और उसके पुनर्निर्गमन से संबंधित ही होता है। अब जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी वो सब अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन से संबंधित ही होंगी। इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट सवाल आगे भी कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई टॉपिक नहीं है, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपनी ज़रूर लेकर आऊँगा फिर। तो आज का टॉपिक है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड उसका रीइशूड ऑफ शेयर्स। हरण क्या होता है? आपने देखा था कि कंपनी अपने अंशों का पैसा विभिन्न मांगों में मांगती है, विभिन्न कॉल करती है। वो एप्लीकेशन आने के बाद व्यक्ति अंशधारी बन जाता है, फिर कंपनी उससे जो शेष पैसा होता है अंशों का वो मांगती है। धीरे धीरे आवंटन के रूप में मांगती है, प्रथम मांग के रूप में मांगती है, द्वितीय मांग के रूप में मांगती है और फाइनल कॉल के रूप में मांगती है। तो जब कंपनी आवेदन के पत्रों को स्वीकार कर लेती है उस व्यक्ति के, तो अगली मांगे जब रुपए का मांगती है तो उन अंशधारियों में कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो कंपनी द्वारा मांगी गई मांग जो भी होती है, कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करते हैं। यानी कुछ अंशधारी होते हैं, सोचते हैं अंश खरीद लिए, अब वो बाद में उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, तो बहुत से अंशधारी कुछ ऐसे होते हैं जो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करते हैं। इस प्रकार कंपनी को क्या होता है, कंपनी को अपने अंशों का पैसा प्राप्त नहीं होता है, और जो पैसा प्राप्त नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आदत मांग या अवशिष्ट मांग। आदत मांग या अवशिष्ट मांग यानी कि कॉल्स इन एरियर्स। यानी कंपनी जब मांग करती है तो बहुत से अंशधारी ऐसे होते हैं जो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार कंपनी को जो राशि नहीं प्राप्त होती है या कम प्राप्त होती है, वो जो डूब जाती है राशि, वो कॉल्स इन एरियर्स यानी आदित मांग या अवशिष्ट मांग कहलाती है। चूँकि वो अंशों का पैसा है, कंपनी उस पैसे को जरूर प्राप्त करेगी। चाहे हो सकता है कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं कि वो इस मांग के साथ भुगतान नहीं कर पाए तो वो अगली मांग के साथ भुगतान कर देते हैं उसी मांग का। तो जो व्यक्ति अदत मांग यानी पैसा नहीं देते हैं, कंपनी को अपना पैसा प्राप्त करना ही होता है। तो यदि कोई मान लीजिए आवंटन था, अलॉटमेंट था, उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी, वहाँ तो एरियर्स हो गया, लेकिन वो अलॉटमेंट की राशि उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, तो इतनी अवधि का कंपनी उससे ब्याज लेती है। यह ब्याज की दर वर्तमान में यानी अवशिष्ट मांग पर ब्याज की दर वर्तमान में 10% पर एनम है। 10% की दर से वो उस पर ब्याज भी लेती है यदि कोई व्यक्ति किसी मांग का भुगतान उस समय न करके अगली मांग के साथ करता है। तो आपने यहाँ देखा कॉल्स इन एरियर्स, तो कुछ अंशधारी अगली मांग में भी भुगतान नहीं कर पाते हैं, यानी वो कंपनी द्वारा मांगेगी, चाहे कंपनी अगली अलॉटमेंट मांगे, फर्स्ट कॉल मांगे, वो उसका पैसा ही नहीं दे पाते। कंपनी कॉल करती है भैया पैसा दो, लेकिन वो पैसा नहीं देता। तो इस प्रकार के अंशधारी दोषी अंशधारी कहलाते हैं। अब कंपनी को तो अपने अंशों का पैसा प्राप्त करना है ही, तो कंपनी उस दोषी अंशधारी के विरुद्ध अपना पैसा प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। फर्स्ट, कंपनी अपना पैसा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की यानी शरण ले सकती है, यानी कोर्ट जा सकती है और उस पर केस कर सकती है। अब कोई भी कंपनी न्यायालय के या कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसना चाहती है, इसलिए उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है, वे कंपनी उसके अंशों का हरण कर सकती है। अंशों का हरण क्या है, टॉपिक पे हम आ गए हैं पूरी प्रोसेस समझने के बाद कि अंशों का हरण होता क्या है। मैं यहाँ कुछ मांग लिखूंगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और
मान लीजिए सेकंड भी थी। अंशधारी बनने के लिए कम से कम उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया ही होगा, ऐसा तो नहीं है बिना एप्लीकेशन दिए वो अंशधारी बन गया। मान लीजिए उन्हें एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, यानी कि उससे 2 ये और 2 ये, बाकी मान लेते हैं 3 ये 3 ये। अब जब उससे ये पैसा प्राप्त हो गया, अब उससे फर्स्ट कॉल की गई, उसने पैसा नहीं दिया, इंतजार करा कंपनी की चलो हो सकता है सेकंड कॉल के साथ दे दे ब्याज सहित। जब सेकंड कॉल की गई तो उसने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। अब कंपनी उस पर कार्रवाई के रूप में या तो कोर्ट जाए या उसके अंशों का हरण करे। तो अंशों का हरण यदि कंपनी करना चाहती है तो अंशों का हरण कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए इस व्यक्ति पर जिसने ये पैसा नहीं दिया उस पर 100 अंश थे। कितने अंश थे? उस पर 100 अंश थे, तो 200 रुपये उसने यहाँ दिए होंगे, 200 यहाँ दिए होंगे, यहाँ 300 नहीं दिए होंगे और यहाँ 300 रुपये नहीं दिए होंगे। ये कार्रवाई केवल उन्हीं अंशों पर की जाती है जिसने पैसा नहीं दिया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 200 रुपये भी प्राप्त हो गए और 200 रुपये ये प्राप्त हो गए, यानी हमें राशि जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 400 और अप्राप्त कितनी है? अप्राप्त है 600। तो अंशों का हरण कंपनी किस प्रकार करती है अब सुनिए। कम से कम उससे 400 रुपये तो प्राप्त हो गए। अंशों के हरण के अंतर्गत कंपनी उस दोषी अंशधारी से अब तक प्राप्त हुई राशि को जब्त कर लेती है तथा उसे आवंटित अंशों को वापस ले लेती है। यही प्रक्रिया अंशों का हरण कहलाती है। यानी कि दोषी अंशधारी को जितने अंश दिए गए उन्हें जब्त करना, उन्हें वापस लेना और अब तक प्राप्त हुई उन अंशों पर अब तक प्राप्त हुई राशि को जब्त करने की प्रक्रिया ही अंशों का हरण कहलाती है। यानी कंपनी अब उससे 400 रुपये छीन लेगी, उसे जब्त कर लेगी, नहीं देगी, और ये जो 100 अंश उसे दिए गए थे ये भी कंपनी वापस ले लेती है, उसका नाम सदस्य रजिस्टर से काट देती है, अब वो अंशधारी नहीं रहता है। तो ये था अंशों का हरण। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। कोई भी कंपनी अंशों का निर्गमन मैंने 3 प्रकार से पहले बताया था, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। तो अब जो बुक में है वो बट्टे पर निर्गमन नहीं होता है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था। मुझे कमेंट भी आया था कि ये टॉपिक हट गया है, वो मुझे पता थी टॉपिक हट गया है, लेकिन मैंने समझाने के लिए, क्योंकि उसको अब यहाँ पर यूज़ होगा पुनर्निर्गमन में, वो इसलिए मैंने बताया था। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं किया जाता है, केवल सममूल्य पर और प्रीमियम पर ही किया जा सकता है। तो यदि अगर हम हरण की एंट्री समझें, अंशों का हरण, अंशों का हरण, अंशों के हरण से रिलेटेड सबसे पहले सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर यानी जो अंश हमने जो सवाल इससे पहले करते हैं, ये जो क्वेश्चन आगे बढ़ता है वो रिसीप्ट ड्यू रिसीव के बाद आगे बढ़ता है। जब हम ये टेबल वो वाली बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किससे पैसा प्राप्त नहीं हुआ, कौन दोषी अंशधारी है, तो उसके विरुद्ध हम अंशों के हरण की कार्रवाई करते हैं। फिर ये देखते हैं कि उन अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया था या प्रीमियम पर किया गया था। यदि सममूल्य पर निर्गमन किया गया हो तो उन अंशों के हरण की एंट्री ये होती है, क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री की डेबिट होती है उन अंशों पर मांगी गई राशि से, मांगी गई राशि से क्या मतलब है? अभी जैसे मैंने कह रहा था 2, 2, 3 और 3। मान लो कंपनी उसने ये भी दे दिया था, ये भी दे दिया था। मैं ये कह रहा था उसने ये नहीं दिया था, तीसरा वाला। तो कंपनी अगर उसके अंशों का हरण इससे पहले ही कर लेती है यहीं, तो कंपनी ने उस पर कितने रुपए मांगे? 7 रुपये। 3 रुपये तो मांगे ही नहीं, उससे पहले ही हरण कर दिया गया। तो यानी शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट किया जाता है वो मांगी गई राशि से किया जाता है, अंशों के अंकित मूल्य से, जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे
नहीं किया जाता है। ये देखते हैं कि कंपनी ने उन अंशों पर पूरा पैसा मांगा है या नहीं। यदि इन अंशों पर मैं यहाँ राशि लिखूंगा और यहाँ हरण करता हूँ तो 7 रुपये लिखूंगा, और यदि मैं इसमें भी अपशिष्ट है इसमें भी अपशिष्ट है तो पूरे 10 रुपये मांगे हैं, फिर मैं यहाँ 10 रुपये लिखूंगा। हरण को थोड़ा और समझेंगे हम। जब एंट्री अंश बांटते हैं, मान लीजिए हम शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट की या फर्स्ट कॉल की मांग कर रहे हैं, तो हम एंट्री कैसे करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आपने देखा हर एंट्री में टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल आ रही है, यानी अंश देते समय मांगते समय ये एंट्री की जाती है। आज हम अंश उनसे वापस ले रहे हैं, हमारे पास वो अंश वापस आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो एंट्री उल्टी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि उन पिछली एंट्रियों में सारी एंट्रियों में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई थी अंश देते समय। आज वही अंश हमें वापस मिल रहे हैं, यानी हमारी अंश पूंजी हमारे पास वापस आ रही है। जब हम अंश पूंजी देते हैं तो क्रेडिट होती है, आज वही अंश पूंजी वापस आ रही तो डेबिट होनी चाहिए नहीं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को मांगी गई राशि से डेबिट करते हैं। अब जो राशि प्राप्त हुई है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इन अंशों पर प्राप्त राशि केवल इन्हीं अंशों पर प्राप्त राशि जिसका कंपनी हरण करेगी। कंपनी इसी राशि का हरण करेगी जो उसको प्राप्त हो गई है, और जो जो आप प्राप्त हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं। मान लीजिए टू शेयर, हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट। हमें मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। मान लीजिए हमें सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं मिला तो टू शेयर सेकंड कॉल। यानी कि ये अप्राप्त मांग या अप्राप्त राशि। अप्राप्त मांग है, यानी हमें ये एंट्री दो चीज़ों से बनती है। हम यहाँ राशि भी लिख सकते हैं क्योंकि राशि प्राप्त और अप्राप्त दोनों हैं। ये एंट्री जो बनती है, आपने देखा कि प्राप्त राशि से जिसका हरण किया गया और जो राशि हमें प्राप्त नहीं हुई, जरूरी नहीं है उसमें अलॉटमेंट भी आए, जो राशि आप प्राप्त है। अगर मान लो हमें अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त है तो ये यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो तो फिर फॉरफीचर में चला जाएगा। जो राशि प्राप्त हो जाती है उसका नाम नहीं आता, वो फॉरफीचर में चली जाती है। और जो अप्राप्त होती है, मान लो फर्स्ट कॉल भी प्राप्त है तो ये फॉरफीचर में फिर क्या लिखा जाएगा? टू सेकंड कॉल। तो ये थी सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण करने की। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण करने पर। प्रीमियम पर निर्गमित, क्योंकि अंश दो प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं, सममूल्य पर और प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर यदि अंशों का निर्गमन किया गया है तो उसकी एंट्री कैसे होगी? अब उसमें भी यह देखा जाता है कि इन अंशों पर जिनका हरण किया जा रहा है प्रीमियम प्राप्त हो गया है अथवा नहीं हुआ है। तो यहां पर भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला, जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो, जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो, जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो। तो जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो तो ये ध्यान रखना, प्रीमियम कंपनी का एक अतिरिक्त लाभ है जो कि उसके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है और अंशधारियों में नहीं बांटा जाता। ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो तो ध्यान रखना, प्राप्त प्रीमियम की राशि को ना तो प्राप्त में दिखाते हैं, यानी प्राप्त प्रीमियम की राशि को फॉरफीचर में नहीं दिखाते हैं, यानी प्राप्त प्रीमियम का हरण नहीं किया जा सकता है। प्राप्त प्रीमियम का हरण नहीं किया जाता है, केवल अंश पूंजी को ही एंट्री की जाती है। इसलिए अगर हमें प्रीमियम प्राप्त हुआ है तो हम उसे फॉरफीचर की यानी राशि में, यानी प्राप्त राशि में ना ही जोड़ते हैं, केवल अंशों की मांग को ही उसमें जोड़ते हैं। और प्राप्त प्रीमियम ना तो डेबिट होना ना क्रेडिट होना, यानी प्रीमियम का कुछ होना ही नहीं है, आप उसको भूल जाएंगे। तो जब कुछ नहीं हो गया होगा तो जो एंट्री बनती है ये
ऊपर की भांति ही बन जाएगी जैसे मैंने अभी ऊपर बनाई है, क्योंकि प्रीमियम का ना कुछ लेना देना ही नहीं है और इसमें भी प्रीमियम नहीं था, तो ये एंट्री भी इसी की भांति ही बनेगी। नो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल प्रीमियम की राशि को हम शामिल नहीं करेंगे हरण में। दूसरा है जब प्रीमियम अप्राप्त हो, जब प्रीमियम अप्राप्त हो, यानी कि जब जिन अंशों का हरण किया जा रहा है यदि उसमें प्रीमियम अप्राप्त है, तो प्रीमियम उन एंट्रियों में क्या होता था, हमेशा प्रीमियम उन एंट्री में क्या होता था, मांग वाली एंट्रीज में हमेशा क्रेडिट होता था टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब हमें वो अप्राप्त है तो हमने बेकार में उसको क्रेडिट किया, इसलिए यहां पर अगर हम उसको करेंगे तो कैसे करेंगे, एंट्री वही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हुआ था और वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, यानी हम ये मान सकते हैं हमने बेकार में उसको क्रेडिट कर रखा, फालतू में हमें प्राप्त तो हुआ नहीं। तो वहां से खत्म करने के लिए यहां पर उसको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को और डेबिट कर देते हैं यहां पे अप्राप्त प्रीमियम की राशि से, अप्राप्त प्रीमियम की राशि से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, और बाकी के एंट्री जो ही होती है वो नीचे की यही होती है कि प्राप्त राशि और अप्राप्त, यानी जब प्रीमियम अप्राप्त होता है तो हमारे लिए एक लाइन और बढ़ जाती है, उस अप्राप्त प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था अंशों का हरण। अब हम बात करते हैं इसके पुनर्निर्गमन की। जब निर्गमित किए गए अंशों को कंपनी वापस ले लेती है तो कंपनी उन अंशों को अपने पास नहीं रखती है, उन अंशों को पुनः निर्गमित कर देती है, यानी मार्केट में उन्हें दोबारा बेच देती है। अब टॉपिक है पुनर्निर्गमन, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कंपनी जब निर्गमित हरण किए गए अंशों को दोबारा बेचती है तो वो अंशों का पुनर्निर्गमन कहलाता है। ये तीन प्रकार से होता है। पहला होता है सब मूल्य पर, दूसरा बट्टे पर, और तीसरा प्रीमियम पर। यानी कि अंश को तीन कीमत में पुनः निर्गमन किया जा सकता है, निर्गमन नहीं किया जा सकता। तो कैसे इनकी क्या एंट्री होती है पुनर्निर्गमन की, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा एक साथ इसमें प्राप्त होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, पैसा आया और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पुनर्निर्गमन करने पर दोबारा बेचेंगे तो पैसा आएगा। बट्टे पर यदि हम करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहां डिस्काउंट डिस्काउंट मैंने क्यों नहीं लिखा, तो इस शेयर फॉरफीचर में बट्टे की राशि ही आती है, बट्टे की राशि जो पुनर्निर्गमन का बट्टा है उसकी राशि ही आती है। इसके संबंध में और भी रूल्स है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। आप केवल इस समय यही समझिए कि यदि निर्गमन पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जा रहा है तो बट्टे की राशि को बट्टे में नहीं लिखकर शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं हम यहाँ डिस्काउंट लिखते, फॉरफीचर क्यों लिखते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब कभी कराऊंगा वीडियो में तब मैं आपको थोड़ा और इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं केवल आज एंट्री ही समझाऊंगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। और यदि प्रीमियम पर हम पुनर्निर्गमन करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये तीन पुनर्निर्गमन की इसकी एंट्री होती हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और 2 मिनट का, जब कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर देती है तो वो जो हरण पर राशि प्राप्त हुई है, हरण पर जो राशि प्राप्त हुई है वो कंपनी का एक अतिरिक्त लाभ है, अतिरिक्त लाभ है। और जब कंपनी को ऐसे लाभ जो सामान्य व्यवसाय से हटकर होते हैं, यानी सामान्य व्यवसाय जो कंपनी कर रही है उससे होने वाला लाभ और उनसे
असाधारण घटनाएं जो होती हैं उनसे होने वाला लाभ, यानी जो व्यवसाय से संबंधित घटनाएं नहीं थी, तो ऐसे लाभों को अंशधारियों को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता है। यानी ऐसे लाभ जो सामान्य व्यवसाय से उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें अंशधारियों को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता है, क्योंकि अंशधारियों ने कंपनी के व्यवसाय में पैसा लगाया है। जो व्यवसाय से आमदनी होगी, जो लाभ होगा, उसमें हिस्सा पाने के अधिकारी हैं वो। तो ऐसे लाभ भी होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते, यानी व्यवसाय की सामान्य घटनाओं से संबंधित नहीं होते, ये अचानक या कभी कभी होने वाली घटनाएं होती हैं। तो ऐसे लाभ अंशधारियों को लाभांश के रूप में नहीं बांटे जा सकते हैं। तो ऐसे लाभ जब जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिस पे अंशधारी अपना दावा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पूंजी संचय। पूंजी संचय इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ऐसे लाभ जिन्हें अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता पूंजी संचय कहलाते हैं। बहुत शॉर्ट में, ऐसे लाभ जिन्हें अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। बहुत सारी चीजें होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसका एग्जाम्पल है, अंशों पर हरण की गई राशि भी इसका एग्जाम्पल है, किसी संपत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ भी इसका एग्जाम्पल है, समामेलन से पूर्व का लाभ भी इसका एग्जाम्पल है। कभी कभी यह आ जाता है कि पूंजी संचय में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, यदि हरण की राशि में कोई शेष बचता है, हरण की राशि में जो कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी 400 रुपए तो वहां उससे छीन लिए थे, आज दोबारा बेच भी दिया, यदि कंपनी को इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत लाभ होता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में जब भी समझाऊंगा, जब ये न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। न्यूमेरिकल जब मैं अब कराऊंगा तो वो फॉरफीचर के ही कराऊंगा। आज मैं केवल यहाँ अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन से संबंधित वीडियो लाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना ही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी, तो इससे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन लाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।